हाय एवरीवन। तो आज मैं आपको 4 स्टेप का एक ज़बरदस्त फार्मूला देने जा रहा हूँ जिसको आप इम्प्लीमेंट करके एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि आपने स्टार्ट किस तरीके से करना है। देखिए, सबसे पहले आपने जो सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है, आपने डिसाइड करना है कि आप सर्विसेज जो है वो क्या देने जा रहे हैं अपने क्लाइंट को। सर्विसेज बहुत तरीके की हो सकती है। आप मार्केटिंग सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, डिज़ाइन सर्विसेज आप देना चाह रहे हैं, या डेवलपमेंट सर्विसेज आप जो है अपने क्लाइंट को देना चाह रहे हैं। तो इन सर्विसेज को अगर शॉर्ट में कवर करें तो आप डिज़ाइन साइड पर कंसीडर कीजिए। लोगो, एनिमेशन, वर्डप्रेस, ये साइड आ जाती है डिज़ाइन से रिलेटेड। और अगर आप डेवलपमेंट साइड देखें तो मोबाइल ऐप, वेब डेवलपमेंट और बड़े सिस्टम जिनको हम कंसीडर करते हैं, उस साइड पे जो है वो आप डेवलपमेंट को कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड साइड आपकी आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ हो गई, पीपीसी हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, इस तरीके से। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपने सर्विसेज जो हैं वो आपने कौन सी देनी है, जिस पे आप जो समझते हैं कि आप इसमें स्ट्रांग हैं और आप इसमें ईजीली जो है परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि आप तीनों पे जो है परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए इन तीनों सर्विसेज के अलग अलग ब्रांड्स जो हैं वो बनाएं। ब्रांड मतलब वेबसाइट, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज निकलती हैं। तो आप एक वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें कोशिश कीजिए कि टारगेट ना कीजिए। आप अलग अलग वेबसाइट्स जो हैं वो बनवाएं इस पर, ताकि आप अलग अलग मार्केट को टारगेट कर सकें। तो जो आप अपनी वेबसाइट जो बना रहे हैं, कोशिश कीजिए कि जिस सर्विस पे वो वेबसाइट है वो फर्स्ट इंप्रेशन पे ही वैसी ही लगनी चाहिए। अगर मार्केटिंग साइट पे आप जाना चाह रहे हैं तो आपकी वेबसाइट को देखते के साथ ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए क्लाइंट को कि ये मार्केटिंग से रिलेटेड है, ताकि आपका पोर्टफोलियो भी वैसा ही हो, आपके टेस्टिमोनियल्स भी उसी तरीके से हों। डिज़ाइन से भी अगेन सेम इम्प्लीमेंट यही चीज़ होती है कि आपके डिज़ाइन से रिलेटेड जो भी स्टफ़ है वो आपकी वेबसाइट पे क्लियरली विजिबल हो और फर्स्ट लुक में ही जो है अंदाज़ा हो जाए क्लाइंट को कि ये डिज़ाइन से रिलेटेड है। बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो कोशिश कीजिए कि आपकी वेबसाइट जो है जिन सर्विसेज को कवर करती है वो उसी तरीके से डिज़ाइन हुई भी हो। जब आप ये डिसाइड कर लें कि आपने सर्विसेज अपनी कौन सी जो है वो देनी है अपने क्लाइंट्स को, तो आपने नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपका एसईओ का आता है। एसईओ का बंदा आप कोशिश कीजिए कि ऑन बोर्ड ले लीजिए। सबसे इनिशियल स्टेप में आप एसईओ के जो है बंदे को आप ऑन बोर्ड ले लीजिए, ताकि वो आपकी जो है वेबसाइट को अपने मुताबिक जो है डिज़ाइन करे। अगर उसी ने आगे काम करना है, उसी ने आपकी वेबसाइट की रैंकिंग करनी है गूगल पे, उसी ने सब कुछ करना है, तो कोशिश कीजिए कि आप एसईओ को ऑन बोर्ड ले लें, ताकि आपकी ऑन पेज एसईओ जो है ऑन पेज एसईओ के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ताकि आप अपनी वेबसाइट जो है उसी के अंडर जो है डेवलप करवाएं। और उसी के साथ आपने जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो लेना है कि आपने टारगेट ऑडियंस अपनी डिसाइड करनी है कि आपकी टारगेट ऑडियंस जो है वो कहाँ पर है। लेट सपोज अगर आपने यूएस रीजन को टारगेट करना है तो कोशिश कीजिए आप पूरे यूएस रीजन को टारगेट ना कर रहे हो, क्योंकि पूरे यूएस को करेंगे तो कंपटीशन आपको बहुत टफ मिलेगा और आपको रैंक करने में उतना ही मुश्किल होगी कि जितना बड़ा आपका रीजन होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो यूएस में अपने आप को टारगेट करें, तो कोशिश कीजिए कि यूएस में छोटे रीजन्स को, छोटे स्टेट्स को जो है आप टारगेट कर रहे हो। उन स्टेट्स में भी कुछ सिटीज़ को जो है आप इनिशियल फेजेस में टारगेट कर रहे हो, ताकि आपकी वेबसाइट आराम से कीवर्ड्स में जो है वो ईजिली रैंक हो सके। कीवर्ड रिसर्च आप करवाइए अपने एसईओ के साथ कि किन कीवर्ड्स में आपको टारगेट करना है, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखिए कि आप किन रीजन्स पे, किन स्टेट में आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएस है, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसमें आप अपनी वेबसाइट को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आप बड़े रीजन को ना लीजिएगा, छोटे रीजन को लीजिएगा, ताकि आप इजीली जो है वो टारगेट कर सकें। फिर आपने जो अगला स्टेप लेना है वो ये लेना है कि आपने कंटेंट राइटर को अपने साथ जो है वो ऑनबोर्ड लेना है और एसईओ के बंदे के साथ जो है उसको लिंक करवा दें, ताकि एसईओ का बंदा जो है वो उससे अपने ही लिहाज से कंटेंट लिखवाए। क्योंकि इस कंटेंट में जिन कीवर्ड्स को आप टारगेट करने जा रहे हैं उस कंटेंट में वो कीवर्ड्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए कि जिस रीजन में आप टारगेट करने जा रहे हैं कंटेंट उसी रीजन के लिहाज से लिखा हुआ हो। तो कोशिश कीजिए एसईओ और कंटेंट राइटर जो है आप इनिशियल फेजेस में जो है वो अपने साथ ऑनबोर्ड ले लें। अच्छा, जब आप ये वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हों तो ब्लॉग का सेक्शन जो है अपनी वेबसाइट में ज़रूर रखवाइएगा। ब्लॉग आप जिस भी सर्विस को आप टारगेट कर रहे हो उससे रिलेटेड आप ब्लॉग का सेक्शन ज़रूर रखवाएं। और ब्लॉग के सेक्शन से बहुत फ़ायदा होता है, आपकी ऑडियंस का रिटेंशन बढ़ता है, आपकी वेबसाइट पे बाउंस रेट कम होता है, ट्रैफिक बढ़ता है, और आप जो है ब्लॉग से आप अपना ट्रैफिक जो है वो सेल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लीड्स में आपका ट्रैफिक कन्वर्ट हो सकता है। तो ब्लॉग का सेक्शन ज़रूर अपनी वेबसाइट पर रखवाइएगा। जब आपकी वेबसाइट सारी चीज़ों पर प्रिपेयर
हो जाए, ऑन पेज एसईओ हो जाए, उसकी कंटेंट तैयार हो जाए, उसकी टारगेट ऑडियंस तैयार हो जाए, उसकी सर्विसेज तैयार हो जाएं, जो सर्विसेज आपने लिस्ट करवानी है वो सारी चीज़ें हो जाएं, तो आपने नेक्स्ट स्टेप में अपनी वेबसाइट की फ़ौरन ब्रांडिंग करवा लेनी है। ताकि ब्रांडिंग मैं किस उस पर कह रहा हूँ कि आपकी लेट सपोज xyz.com है, तो xyz आपका बन गया कीवर्ड, आपका ये बन गया XYZ ब्रांड। इस ब्रांड से रिलेटेड जितने भी इसके आगे पीछे आप कीवर्ड ले सकते हैं, जैसे XYZ रिव्यूज़ हो गया, XYZ कंपनी हो गया, या XYZ सर्विसेज हो गया, इस तरीके से कुछ कीवर्ड्स अपने एसईओ के साथ फाइनलाइज करवा के इन कीवर्ड्स में आप ब्रांडिंग करवा लें। और ब्रांडिंग क्योंकि XYZ जब आप कोई डोमेन, ये एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, XYZ या जो भी आपका कंपनी का नेम है उसके साथ आप अपनी वेबसाइट का नेम लगा रहे हैं, तो उस वेबसाइट से कुछ ये भी देखिएगा कि उस वेबसाइट के नाम से रिलेटेड कोई और वेबसाइट परफॉर्म ना कर रही हो, वरना आपकी एसईओ में बड़ा मसला होगा और जो है ये आगे जाके आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है कि जो भी आप नाम डिसाइड कर रहे हैं अपनी वेबसाइट का, उस नाम से रिलेटेड या उसके आगे पीछे भी जो है उस नाम से कोई जो है दूसरी वेबसाइट ना हो। तो ये आप ज़रूर इसका ख्याल कीजिएगा ताकि आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो सके और आपका क्लाइंट अगर आपको गूगल पे ढूंढे तो वो इजीली आपको ढूंढ सके आपके ब्रांड के नाम से। ये ब्रांडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपने करना है कि टेम्पलेट्स जो है वो कोशिश करें पहले से बना के रख लें ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। जब आपका सेल्स का बंदा क्लाइंट के साथ ऑन बोर्ड होता है तो वो काफ़ी जो है ना रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा होता है आपके साथ, तो कोशिश कीजिए कुछ चीज़ें आपके पास पहले से पड़ी हो, जिसमें प्रपोजल का टेम्पलेट्स हो गया, डिज़ाइन करवा के रख लीजिए। NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ये आप कोशिश कीजिए कि पहले से तैयार करवा के रख लीजिए। कंपनी प्रोफाइल क्या होती है? कंपनी की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कह लीजिए, मेरे केस में ब्लू ऑर्बिट हमारा ब्रांड, तो इस केस में कंपनी जो है प्रोफाइल किस तरीके से होती है कि आपकी क्लाइंट जो है अगर आपके साथ कॉल पे है या किसी भी हवाले से आप उसके साथ कनेक्टेड हैं तो आप उसको ये शॉर्ट समरी दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको वेबसाइट पूरी गो थ्रू करवाएं। आप ये शॉर्ट समरी दे सकते हैं जिसमें आप पहले फेस में कवर कर सकते हैं कि आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है, आप कौन हो, क्या गोल्स हैं आपके, आपकी सर्विसेज क्या हैं, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, ये कवर कर सकते हो। आपको थोड़ा सा सोशल प्रूफ आप दे सकते हो कि इतने क्लाइंट्स हैं, इतने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, और ये सारी चीज़ें आप सोशल प्रूफ के तौर पे उसको दे सकते हो। सर्विसेज अपनी कवर कर सकते हो, जो हम सर्विसेज अपनी देते हैं, और उन सर्विसेज को आप नीचे आपने कवर कर लिया। आप अपना इस तरीके से फिर पोर्टफोलियो शो कर लें, पोर्टफोलियो को डिफ़ाइन कर लें नीचे, उसकी थोड़े बहुत स्क्रीनशॉट लगा के, और आपने आखिर में एक समराइज़ कर लिया आपका कॉन्टैक्ट का। जैसे हमारा एक ऑफिस कनाडा में है और कराची में है एक ऑफिस, तो हमने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पे नीचे आखिर में फुटर पे अपने आप जो है कॉन्टैक्ट एड्रेस दे दिया ताकि इन फ्यूचर भी अगर उसके बाद प्रपोजल हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हो जाएं तो आप कोशिश कीजिए कि ये जितने भी स्टेप्स हैं ये मैंने बताए हैं, इनको कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले कर लीजिए। अगर आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है, आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपने कहीं से लोन लिया है, बैंक लोन लिया है, या अपने फ्रेंड सर्कल से, अपनी फैमिली से लोन लिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि जितना अपना कैपिटल बचा सकते हैं शुरू के फेजेस में वो बचाइए। तो जब आप ऑफिस अपना ले रहे हों, अगर आप कहीं सिटिंग कर रहे हैं, फिजिकल लोकेशन ले रहे हैं, तो कोशिश कीजिए वो फिजिकल लोकेशन में बैठने से पहले या रिसोर्स हायर करने से पहले ये सारी चीज़ें जो आप पहले से करवा लें ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि जब आप ऑफिस में बैठ जाते हैं तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, आपके इंटरनेट का बिल है, तो ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए इन सारी स्टेप्स को जो है वो पहले से स्टार्ट होने से पहले ही जो है, जब आप डिसाइड कर चुके हो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म स्टार्ट करनी है, तो आप इन स्टेप्स को पहले ही कवर कर लीजिए ताकि आपका टाइम काफ़ी बचे जब आप ऑफिस में अपने फिजिकल लोकेशन पर आके बैठें। सेकेंड स्टेप, आपने रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से करनी है। अच्छा, जब बात आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो जब हमने स्टार्ट किया था अपने सॉफ्टवेयर हाउस को, तो हमें काफ़ी मुश्किलात जो है वो हमें आई थी, काफ़ी फेलियर्स हमें आए कि अच्छी सीनियर रिसोर्स जो है वो एक स्टार्टअप को लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एक अच्छी सीनियर रिसोर्स किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो वो आपके लिए क्यों अपने जो है वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन वो आपके लिए क्यों छोड़ के आएगा। तो ये एक स्टार्टअप को जो सबसे अर्ली स्टेजेस पे जो सबसे मुश्किल मरहला जो होता है वो हायरिंग का होता है। तो हायरिंग कोशिश कीजिए कि अगर आप फुल टाइम आपके साथ कोई सीनियर रिसोर्स आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, तो कोशिश कीजिए कि उसको पार्ट टाइम जो है आप किसी ना किसी तरीके से राज़ी कर सकें। क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, एक तो पार्ट टाइम से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको उसकी सैलरी आधी देनी पड़ेगी और आपको एक अच्छी सीनियर रिसोर्स मिल जाएगी, और उसको ये डर भी नहीं होगा कि कल को आपका स्टार्टअप बंद होता है तो मेरी भी जॉब खतरे में पड़ जाएगी या मैं कहाँ दूसरी जॉब ढूंढता फिरूंगा। तो कोशिश कीजिए कि जो अच्छी रिसोर्सेज हैं उनको आप पार्ट टाइम में ले आइए,
और अगर आपने कोई फ्रेश हायर करना है तो उसको भले आप जो है वो फुल टाइम के लिए रख लीजिए, अगर आपने कोई फ्रेश लेना है, अगर आपने उससे लॉन्ग टर्म जो है टास्क अचीव करवाने। लेकिन अगर आपने, क्योंकि आपके पास लिमिटेड कैपिटल है, तो आपकी कोशिश यही होगी कि आप जो भी रिसोर्स हायर करें वो सीनियर करें, जो क्योंकि आपके पास सिखाने का टाइम नहीं है, स्टार्टअप के पास जो है वो रिसोर्स को सिखाने का टाइम नहीं होता। तो आप कोशिश कीजिए कि सीनियर रिसोर्स लीजिए, लेकिन पार्ट टाइम में लीजिए। पार्ट टाइम में ऑलमोस्ट तकरीबन सभी रेडी हो जाते हैं। दूसरी आपने जो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है अपने ऑर्गेनाइजेशन पे, सेकंड स्टेप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने जीरा या अदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करा लें और ये प्रैक्टिस को जारी रखें। आप फर्दर आप जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो जो है जितनी भी मैनेजमेंट टूल्स जो हैं वो आप जो है अपनी सॉफ्टवेयर हाउस पे या अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे जो है वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करवाएं। इसका बहुत फ़ायदा होता है, रिसोर्सेज आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं, आपको परफॉर्मेंस दिख रही होती है, और एक स्टार्टअप के लिए तो बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना अपनी रिसोर्सेज की। हाँ, तीसरा स्टेप जो है, हायर जब कीजिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। ना आपने वक्त से पहले हायर करना है, ना आपने देर से हायरिंग करनी है, आपने उसी वक्त हायरिंग करनी है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। मैंने अक्सर सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में देखा है कि जो है वो डेवलपर जो है वो पहले से ही ऑन बोर्ड ले लेता है, जबकि डेवलपर का काम क्योंकि आपके पास सेल्स कन्वर्ट होने में, क्योंकि आपका एक स्टार्टअप है तो एक सेल्स फनल बनने में एक टाइम लगता है। कंसीडर कीजिए कि इसको 2 से 3 महीने या ज़्यादा भी लग सकते हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को 6-6 महीने भी लग जाते हैं एक अच्छा क्लाइंट ऑन बोर्ड लेने में या पहली सेल्स जो है वो ऑन बोर्ड लेने पे। तो उसी वक्त हायर कीजिए जब आपको बहुत ज़रूरी हो हायर करना किसी डेवलपर को, किसी डिज़ाइनर को, जब भी हायर कीजिए, और जो है ताकि आपके एक्सपेंसेस बच सकें, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड जो है वो कैपिटल है। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने जो है इस पॉइंट को कंसीडर नहीं किया था, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा कि रिसोर्सेज हमें छोड़ के चली गई और हमें काफ़ी जो है वो लॉस जो है वो बेयर करना पड़ा। तो आप कोशिश कीजिए जितनी भी रिसोर्सेज हों उनके साथ एक लीगल एग्रीमेंट आपका ज़रूरी हो। अपॉइंटमेंट लेटर हो सकता है, ऑफर लेटर और कंपनी पॉलिसी लेटर। कंपनी पॉलिसीज़ में आप क्या कवर कर सकते हैं कि आप बगैर बताए जो है मैं आप लेफ़्ट नहीं कर सकते। अगर आपको छोड़ना है तो आप 1 महीना पहले बताओगे, 1 साल का कम से कम जो है ये ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर बनाइए। कंपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो इसमें डिक्लेयर कीजिए कि आप जो है वो प्राइवेसी का ख्याल करोगे, या बहुत सारी तरीके की कंपनी पॉलिसीज़ होती है। तो आप कोशिश कीजिए कि ये सारे एग्रीमेंट्स आप उसके साथ आपकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनके साथ ये साइन करवाएं लाजमी। इसको इस फैक्ट को जो है वो आप लाजमी कंसीडर कीजिए। कोशिश कीजिए 5वां पॉइंट कि आपके रिसोर्सेज के जो टारगेट्स हैं वो क्लियरली विजिबल हों, गोल्स और टारगेट्स जो हैं वो क्लियरली विजिबल हों आपके रिसोर्सेज के। 6वां पॉइंट, वेट मत कीजिए। अगर आपकी कोई रिसोर्स परफॉर्म नहीं कर रही है, वेट मत कीजिए उसको फायर करने के लिए, क्योंकि आप एक सस्टेनेबल कंपनी नहीं है, आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है। आप उसको उससे रिश्तेदारी ना बनाइए, आप उससे दोस्ती ना कीजिए, आप फ़ौरन फायर कीजिए अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर सकते वो लॉस, क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है। और गलत रिसोर्स का हायर होना आपके लिए एक जहर की तरह है, एक स्टार्टअप के लिए एक जहर की तरह होता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर रिसोर्स परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको सिखाने का टाइम उसके ऊपर ज़ाया मत कीजिए, उसको फायर कर दीजिए, क्योंकि वो आपके रिसोर्स के लिए सूटेबल नहीं है। और 7वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आउटसोर्स। अगर आपने कोई काम करना है, टास्क करना है, तो उसी वक्त कीजिए जब आपको पता हो कि आप जिसको आउटसोर्स करने जा रहे हैं उस पर आपको एक ट्रस्ट हो और आपको पता हो कि इससे क्या काम लेना है। जब आपको या तो ट्रस्ट ना हो या आपको पता ना हो कि जो आउटसोर्स किया उससे क्या काम लेना है, तो आपका पैसा और टाइम दोनों ज़ाया होगा। तो कोशिश कीजिए कि आउटसोर्स करें तो आपको पता हो कि क्या काम उससे लेना हो, ट्रस्टवर्दी हो, और उसका काम आपने पहले या तो देख रखा हो या आपके पास कोई सोशल प्रूफ हो उस रिसोर्स से रिलेटेड। अच्छा, अब तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने बिज़नेस किस तरीके से लेना है। देखिए, बिज़नेस के लिए 2 अप्रोच जो है वो होती हैं, पेड और एक ऑर्गेनिक। पेड में आपका आ जाता है PPC, पे पर क्लिक, जिसमें आप गूगल पे जो है वो पे करते हैं और इसमें आप स्टडी कर सकते हैं कि PPC किस तरीके से होती है। आपका SEO का बंदा जो है वो पता हो कि PPC किस तरीके से चलानी है, आपके पास एक PPC चलाने के लिए एक अच्छी रिसोर्स हो, वरना आपका टाइम और बजट दोनों ज़ाया हो जाएंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकती है इसमें लीड जनरेशन आ सकती है। अच्छा, लीड जनरेशन भी 2 टाइप की होती है, एक पेड होती है, एक ऑर्गेनिक होती है। पेड में आप किसी लीड प्रोवाइडिंग कंपनी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट पर आपको बेशुमार लीड प्रोवाइडिंग कंपनी मिल जाएंगी जो कि आपको लीड्स दे रही होंगी
होंगी जो भी आपकी निश मार्केट है। निश मार्केट मतलब जो भी आपकी सर्विसेज हैं जिस पे आप चाहते हैं कि आपको क्लाइंट मिलने चाहिए, उस सर्विसेज से रिलेटेड, आपके उस निश मार्केट से रिलेटेड बहुत सी लीड्स प्रोवाइडिंग कंपनी आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी जो कि आपको लीड्स का डाटा बड़े सस्ते में दे देती हैं। तो आप उसमें कोल्ड कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं उन क्लाइंट्स को लेके। डिफरेंट अप्रोच होती है, गूगल एडवर्ड से भी उनको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं इस पर कि आप उन लीड्स के साथ किस तरीके से जो है वो अपने अपने बिजनेस को जो है प्रमोट कर सकते हैं उन लीड्स पर। ऑर्गेनिक तरीके से आ जाते हैं लीड जनरेशन में, तो लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपको बहुत अच्छी लीड्स मिल जाती हैं। इसमें लिंक्डइन जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है अगर आपको कॉर्पोरेट क्लाइंट्स चाहिए और अच्छे क्लाइंट्स चाहिए। इसमें काफ़ी कीवर्ड्स भी होते हैं, काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जिसमें आपको लीड्स मिल जाती हैं लिंक्डइन से, ट्विटर से मिल जाती हैं, फेसबुक से भी मिल जाएंगी। लेकिन लिंक्डइन कोशिश कीजिए कि आप ऑर्गेनिक तरीके से लिंक्डइन से आप सर्च एल्गोरिथम देखिए, इसके लिंक्डइन के पेड वर्जन लीजिए इसका मार्केटिंग का, तो आपको जो है ऑर्गेनिक लीड्स काफ़ी अच्छी मिल सकती हैं। अब बात करते हैं सेकंड वे की, ऑर्गेनिक तरीके से। ऑर्गेनिक में एसईओ हो सकता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसमें आप जहन में थोड़ा सा लॉन्ग टारगेट रखिए, लेकिन एक बार एसईओ अच्छी हो जाती है तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आना शुरू हो जाता है। फिर आप पेड की तरफ कम ही कंसीडर करते हैं। आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो है, अगर आपकी एसईओ बहुत अच्छी हो गई वेबसाइट की, उन कीवर्ड्स पे, जिन कीवर्ड्स पे आप टारगेट करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, उन कीवर्ड्स में अगर गूगल के फर्स्ट पेज पर आ गई तो आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बहुत अच्छा मिल सकता है। कोरा आंसरिंग हो सकती है, कोरा पे, याहू आंसरिंग पे जो है आप अपनी निश मार्केट को देख के उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं और अपना एक जो है वो पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं उसका, या जो जिस तरीके से भी आप कोरा के पॉलिसीज़ में रहते हुए आप उसको आंसर कर सकते हैं। आप वहाँ से भी क्लाइंट आपको अच्छे मिल जाते हैं। अपवर्क या अदर फ्रीलांसिंग साइट पे भी आप कोशिश कीजिए प्रपोजल जो है वो सेंड करते रहें ताकि आपका एक जो है रेवेन्यू जो है वो चलता रहे। और ब्लॉगिंग से आप ले सकते हैं, आप अपने वेबसाइट में ब्लॉगिंग का सेक्शन, जैसे मैंने ऊपर कवर किया कि ब्लॉगिंग का सेक्शन ज़रूर होना चाहिए आपकी वेबसाइट पे, तो ब्लॉगिंग से भी आप जो है अपनी टारगेट मार्केट को जो है वो रीच हो सकते हैं, अपनी टारगेट मार्केट पे, टारगेट ऑडियंस की तरफ जो है वो रीच कर सकते हैं अपना ब्लॉग। तो वो और अपनी वेबसाइट का एक लिंक दीजिए उस ब्लॉग पे और उस ब्लॉग को अपनी वेबसाइट पर भी लिस्ट कीजिए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है कि आपकी जो क्लाइंट हैं या आपको जो है लीड्स मिलना शुरू हो सकती हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स आखिर में आते हैं कि आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स कितने अच्छे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि आप कंपनी के फाउंडर हैं, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स अच्छे होने चाहिए जिससे आप जो है वो मंथली बेसिस पे जो है वो प्रोजेक्ट्स जो है वो ले सकें। आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स का होना भी ज़रूरी होता है। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, कुछ के नहीं भी होते पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, कोई बहुत लकी नहीं होते जिन्होंने बिल्कुल राइट फ्रॉम स्क्रैच जो है वो आते हैं तो उनके पास पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं होते, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर्सनल कॉन्टैक्ट्स इसी वजह से मैंने सबसे आखिर पे लिखा है, लेकिन ये एक फैक्टर है आखिर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप सॉफ्टवेयर हाउस, क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज हाउस एक सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। सस्टेनेबल बिजनेस मतलब आपके पास कोई रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है इसमें। जैसे कोरोना की सूरत पे काफ़ी जो है वो लॉस हम लोगों को बेयर करना पड़ा, काफ़ी कंडीशंस पे काफ़ी क्लाइंट्स जो हैं वो हमारे लूज़ हुए, तो ये सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। सस्टेनेबल बिजनेस पे अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने सॉफ्टवेयर हाउस को, तो कोशिश कीजिए कि एक कम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है वो बनाइए। जैसे आपने देखे होंगे जितने भी मल्टीनेशनल ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है, इन सब की प्रोडक्ट हैं, ये रिकरिंग रेवेन्यू पे जो है ना सस्टेन करते हैं। ये सर्विसेज पे इतना नहीं है जितना इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, इनका रिकरिंग रेवेन्यू होता है। तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको एक प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म विजन के लिए भी आपके प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे आप ज़्यादा अरसे तक रिलाई नहीं कर सकते और ये रिकरिंग रेवेन्यू नहीं है, सस्टेनेबल रेवेन्यू नहीं है सॉफ्टवेयर सर्विसेज का। तो कोशिश कीजिए कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज आप इसी वजह से ध्यान में रख रहे हो कि आपने एक इनिशियल लेवल पे जो है अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, और टारगेट अपना ये रखिए कि आपने एक अच्छी और बड़ी कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो है वो आपने मार्केट में लॉन्च करनी है। तो ये सारे ये 4 पॉइंट्स, ये 4 स्टेप का फार्मूला है, इसको जो है आप इम्प्लीमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को बार बार देखिए। हर पॉइंट्स जो मैंने एलेबोरेट किया है उसको क्लोजली जो है वो लिसन कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये इन स्टेप्स को जो है वो आप इम्प्लीमेंट करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। थैंक यू।